आवाज आ रही है साक्षी? यस सर। हाँ, तो लेस देन 1 नैनोमीटर साइज रहेगा उसका। सेकेंड क्या था कि क्या लिखे थे, होमोजीनियस मिक्सचर लिखे थे एक प्रॉपर्टी कि ये हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी लिखे थे कि इनको अपन फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो पोर्स से पास होके चले जाएंगे, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यानी कि शुगर सॉल्यूशन को अगर आप चाहते हो कि उसमें से शुगर निकालें तो छन के तो नहीं निकलने वाली, क्योंकि वो इतनी छोटी हो चुकी है डिसॉल्व होकर के कि वो फिल्टर पेपर से पास होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ हमने क्या देखा था, हाँ सेटल डाउन नहीं होते, दे डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन, यानी कि वो स्टेबल रहते हैं। क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं वो, ठीक है। और एक लिखे थे अपन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेंगे। पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि दे विल नॉट बी एबल टू स्कैटर, स्कैटर वर्ड याद रखना, दे विल नॉट बी एबल टू स्कैटर द इनकमिंग बीम ऑफ लाइट, जिसके कारण हमें लाइट का पाथ नहीं दिखने वाला। हमने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, याद करिए कि अगर एक ग्लास है उसमें शुगर सॉल्यूशन है और ये एक ग्लास है जिसमें मिल्क है, इसमें मिल्क है और इस ग्लास में शुगर सॉल्यूशन है, तो अगर आप यहां से एक लाइट पास कराओगे तो ये ग्लास कांच का है, ठीक है, तो लाइट पास तो होगी बट हमें अंदर लाइट का पाथ नहीं दिखेगा, यानी कि डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। पर पास हो रही है, दिख नहीं रहा है, पार्टिकल इतने छोटे छोटे हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे हैं। बट वही लाइट जब मिल्क में जाएगी तो मिल्क कोलॉइड होता है, कोलॉइड में पार्टिकल सॉल्यूशन के पार्टिकल से ज्यादा बड़े होते हैं, सुन रहे हैं? तो यहां पर लाइट का पाथ आपको दिखेगा, लाइट का पाथ दिखेगा भी और लाइट निकलेगी भी बाहर, तो इसी को अपन बोल रहे हैं टिंडल इफेक्ट। तो हमारे कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, कोलॉइड एंड सस्पेंशन शो टिंडल इफेक्ट वेयर सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी सॉल्यूशन की, ठीक है। फिर हम डिवीजन में आए थे कि अपन सॉल्यूशन को भी क्लासिफाई कर सकते हैं 3 तरीके से। पहला तरीका क्या था क्लासिफाई करने का, कि उनका स्टेट ऑफ मैटर क्या है, स्टेट क्या है उनका, क्या सॉलिड वाला सॉल्यूट लिक्विड वाले सॉल्वेंट में है, लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड आपका सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है, गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। तो ऐसे 3 हुए। ऐसे अपन ने 3 और लिखे थे जिसमें सॉलिड वाज द सॉल्वेंट, बाकी सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर द सॉल्यूट, गैस इज द सॉल्वेंट एंड सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर द सॉल्यूट। किसमें सॉलिड सॉल्वेंट का अपन लिखे तो हैं सबके एग्जांपल, कहां है कॉपी तुम्हारी? लिखे हैं सबके एग्जांपल, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा बोल देगा फिर तू, अभी आज बता भी दूंगा तो कल आके बोलेगा सर मैं पूछा था आप बताए नहीं थे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या अपन ने एग्जांपल लिखे थे बताओ जल्दी से। सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जांपल हमने क्या लिखा था? एलॉय, जो हमारे एलॉय होते हैं जैसे कि आपका स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब क्या है हमारे एलॉय हैं, अलग अलग मेटल जो कि सॉलिड होते हैं उनको कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं। हालांकि देखो उनको भी ऐसे सॉलिड सॉलिड को ऐसे चिपका नहीं देते कि वो बन जाते हैं, उनको मेल्ट करके ही मिक्स किया जाता है और फिर ठंडा होने दे दोगे तो वो नया बन जाएगा एलॉय। हाँ, स्टील भी एलॉय है, स्टेनलेस स्टील एलॉय है, ठीक है। फिर लिक्विड इन सॉलिड का क्या एग्जांपल देखे थे अपन? वाटर एंड सॉल्ट का एग्जांपल देखे थे। और गैस वाले का क्या देखे थे एग्जांपल अपन? कार्बन, हाँ अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला किस में देखे थे? एयर एंड, हाँ नेफ्थलीन आपका सॉलिड हो जाएगा, एयर आपका गैस, ठीक है। तो ये देखो जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड है ना उस टाइप के सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं? लिक्विड सॉल्यूशंस, यानी कि सॉल्वेंट के नाम से आएगा उसका नाम क्योंकि उसकी मेजॉरिटी है। इनको बोल देंगे सॉलिड सॉल्यूशंस और इनको बोल देंगे गैसियस सॉल्यूशंस। मतलब सॉल्वेंट का स्टेट जो है ना वही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन का स्टेट क्या है। आप समझे मैं क्या बोला? जिसकी मेजॉरिटी है ना। अगर हमारा मेजॉरिटी में लिक्विड डला हुआ है, हम सॉलिड को डाल रहे हैं स्मॉल क्वांटिटी में, तो ओवरऑल दिखने में आपका सॉल्यूशन कैसा होगा? लिक्विड होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशंस। यहां तक अपन लिख लिए थे पूरा।
सेकेंड कैटेगरी जो है डिवाइड करने की, वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। हेडिंग डाले हो क्या? क्या था लास्ट पॉइंट, क्या लिखे थे अपन? वो लिख रहे थे एक्वस एंड नॉन एक्वस। तुम भी कहाँ लिखे हो भाई? किसकी हेड डाले थे? डाले थे हेडिंग। हाँ, तो मतलब सॉल्वेंट अगर पानी है, किसी भी चीज का सॉल्यूशन अगर आप पानी में बना रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। और अगर कोई और सॉल्वेंट ले रहे हो आप तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस। चलो डेफिनेशन लिखना है इसकी। तो क्या लिखे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, है ना। टाइप्स जो फर्स्ट डे आए हैं वो हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट दो टाइप के पढ़ेंगे, ए एंड बी करके लिखते हैं दोनों को। लिखिए फर्स्ट, है ना बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। चलो फर्स्ट लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, तो एज द नेम सजेस्ट, अगर इसमें सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। और अदर देन पानी, अगर आप कुछ और लिक्विड ले रहे हो, उसमें घोल रहे हो किसी चीज को, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन हम अल्कोहल में बनाते हैं, सुन रहे हो? टिंचर ऑफ आयोडीन, TINCHURE, TURE, सॉरी, TIN, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये एक तरह का डिसइंफेक्टेंट होता है, जैसे हमारा डेटॉल होता है ना, है ना, वो ब्लैक कलर का होता है लिक्विड, जिसको हमने आयोडीन को मिलाया है किसमें? अल्कोहल में। आप कभी ड्रेसिंग वेसिंग कराने जाओगे ना, तो आपको ब्लैक कलर का एक लिक्विड लगा के पहले साफ करते हैं, वो एक्चुअली टिंचर, जिससे साथ जलता भी है, वो एक्चुअली है हमारा टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, चलो, तो वो अल्कोहल में बना है, समझ रहे? मतलब ऐसा नहीं कि हर सॉल्यूशन वाटर में ही बनता है, तो कुछ कुछ सॉल्यूशन हम अल्कोहल में बनाते हैं, कुछ और लिक्विड्स होते हैं उसमें बना सकते हैं हम सॉल्यूशन, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एक्वस सॉल्यूशन में लिखो नीचे, द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय, द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय, द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय, द सॉल्यूशंस, इसको पूरा ऐसे लाइन में लिखना, मैं उधर और कुछ नहीं लिखवाने वाला हूं, यहीं से लिखो ऐसा। ऑब्टेन्ड बाय, the solutions obtained by dissolving various substances, the solutions obtained by dissolving, the solutions obtained by dissolving various substances in water, the solutions obtained by dissolving various substances in water are called aqueous solutions, are called aqueous solutions, are called aqueous solutions. The solutions obtained by dissolving various substances, और इन substances को क्या बोलते हैं अपन? अरे सॉल्वेंट तो खुद वाटर ही है ना, सॉल्यूट बोलेंगे ना। आप शुगर डिसॉल्व कर रहे हो पानी में तो शुगर तो सॉल्यूट कहलाएगा ना, तो ये वेरियस सब्सटेंसेस क्या है? हमारे सॉल्यूट। तो द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय, देखो सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करोगे। एम आई क्लियर? शुगर जब तक अकेला है तो वो सॉल्यूट कहलाएगा, पानी सॉल्वेंट कहलाएगा, बट जब तक दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या बोलोगे उसको आप? सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन, जो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी में चीजों को डिसॉल्व किया जा रहा है, उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल, कॉमन सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, कॉमन सॉल्ट और शुगर, हाँ ये या तो ये या तो ये दूसरा, है ना, कॉमन सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये दोनों ही इसके एग्जांपल हो जाएंगे, है ना, कॉमन सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। चलो नॉन एक्वस को डिफाइन करो जल्दी से, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय, द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय, the solutions obtained by dissolving a substance, the solutions obtained by dissolving a substance in liquids, in liquids
अदर देन वाटर, वाटर नहीं होना चाहिए। इन लिक्विड्स द सॉल्यूशंस obtained by dissolving a substance in liquids other than water are called non-aqueous solutions, are called non-aqueous solutions। एक्वा मतलब पानी है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन में पानी रहेगा हमारा सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, एग्जांपल लिख लो। एग्जाम हाँ वो भी लिखेंगे, पर मैं कुछ पहले ऐसे सॉल्वेंट लिखवा रहा हूं जो अदर देन वाटर, क्योंकि हम तो अपने डे टू डे लाइफ में पानी ही यूज किए आज तक किसी चीज को डिसॉल्व करने के लिए, है ना। तो अपन कोई और सॉल्वेंट जानते ही नहीं है अदर देन वाटर। तो कुछ एग्जांपल लिखते हैं पहले, देखो। एग्जांपल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आर, एग्जांपल्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन नहीं लिखना, सॉल्वेंट। एग्जांपल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, पहले सॉल्वेंट के तो नाम लिखते हैं, फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ लिखेंगे तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। एग्जांपल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट आर अल्कोहल, अल्कोहल ये यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। कमा कमा, हाँ तो लिक्विड ही तो है, पर अदर देन वाटर है ना, क्या वाटर को वो नहीं करते ना, हाँ क्योंकि एक्वा मतलब पानी होगा तो वो एक्वा सॉल्यूशन हो जाएगा जिसमें पानी आपने सॉल्वेंट लिया। अदर देन वाटर जो भी आप ले रहे हो वो सब नॉन एक्वा की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें एक अल्कोहल हो सकता है, कॉमा एक और लिखो, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे कार्बन डाई सल्फाइड हो गया। इसका फॉर्मूला लिखना ब्रैकेट में CS2। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो यहां पे CS2 हो जाएगा, सल्फाइड CS2, कॉमा एक और लिखना एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन है ना। ये बेसिकली हमारा जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, वो यही होता है एसीटोन, ठीक है, एसीटोन एक्सेट्रा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लिखते हैं सॉल्यूशन के, है ना। ये तो अपन ने सॉल्वेंट के नाम लिखे ना, अब इसी में घोलेंगे किसी ना किसी सॉल्यूट को, तो लिखो एग्जांपल, आयोडीन डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, आयोडीन डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, आयोडीन डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, ब्रैकेट में लिखो टिंचर ऑफ आयोडीन, TINCHURE, TINCHURE, टिंचर ऑफ आयोडीन, TINCHURE, टिंचर ऑफ आयोडीन, ब्रैकेट क्लोज कर देना। एक और एग्जांपल लिखो, सल्फर डिसॉल्व्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर किसमें डिसॉल्व हो रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर डिसॉल्व्ड इन, ठीक से तो क्या लिख रहा है, सल्फर डिसॉल्व्ड इन, सल्फर की स्पेलिंग SULPHUR, सल्फर डिसॉल्व्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड। आपने क्लोरोफॉर्म सुना है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है ये, हाँ हाँ वो यूज करते हैं ना, वो रुमाल में लेते हैं क्लोरोफॉर्म और ऐसे लगा देते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। तो क्लोरोफॉर्म एक तरह का एनेस्थीसिया होता है, क्या होता है, एनेस्थीसिया। पहले डॉक्टर्स भी यूज करते थे उसको जब ऑपरेशन करते थे ना, आपको ऑपरेट करेंगे, आपकी सर्जरी करेंगे तो आपको सुन कर देते हैं ना, कुछ देर के लिए आपको बेहोश कर देते हैं, तो वो एनेस्थीसिया देते हैं। तो पहले क्लोरोफॉर्म यूज करते थे, बट क्लोरोफॉर्म से थोड़े साइड इफेक्ट्स होने लगे थे, हाँ। तो आजकल क्लोरोफॉर्म यूज नहीं करते, कुछ और एनेस्थीसिया यूज करते हैं जो आपके पीठ वीट में इंजेक्ट करते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है, सुन्न हो जाती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया को सुन किया जाता है, जैसे आप दांत वात कुछ करवाते हो तो वो पर्टिकुलर इतने एरिया को सुन करे, तो उसमें उस समय आपको कोई आके चाटा ही मार देगा तो आपको कुछ फील नहीं होगा, मार ले और ठीक है, आपको कोई फीलिंग नहीं आने वाली वहां पर, क्योंकि वो एरिया भी आपका सुन्न हो गया है। ऐसे ही होता है जब आदमी को पैरालिसिस होता है ना, वो एरिया सुन्न हो जाता है, वहां पे आप कुछ भी करो उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलो तो लिखे, क्या लिखे, ये वाला एग्जांपल लिखिए, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। तो क्लोरोफॉर्म भी एक तरह का नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, सुन रहे हो क्या,
जैसे अपने एसीटोन लिखा, अल्कोहल लिखा ना, कार्बन डाइसल्फाइड, वैसी क्लोरोफॉर्म भी एक तरह का नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और कैटेगरी हमारा डिवीजन का, थर्ड टाइप ना, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ सॉल्वेंट। अगला लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of amount of solute in solvent। ये लास्ट टाइप है ना, एक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग, एक आज पढ़े सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, और एक पढ़ते हैं सॉल्यूट के अमाउंट के अकॉर्डिंग, कि कितना आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर पा रहे हो, क्या आप नहीं कर पा रहे हो। अकॉर्डिंगली तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। लिख लिए क्या, जल्दी लिखो। हो गया, चल इसमें डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, अ सॉल्यूशन इन विच, a solution in which, a solution in which, a solution in which no more solute can be dissolved, a solution in which no more solute can be dissolved, a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature, at a given temperature, at a given मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे ना, वरना टेम्परेचर आपने चेंज किया तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है ना, तो इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रख के अपन धीरे धीरे सॉल्यूट डिसॉल्व करना चालू करेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या हुआ, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इज कॉल्ड सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने उस दिन बताया था ना सैचुरेशन का मीनिंग क्या होता है, लिमिट, वो अपनी सॉल्युबिलिटी की लिमिट तक पहुंच चुका है। हमने देखा था ना कि चीजें सॉल्युबल क्यों होती हैं, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, स्पेसेस। अगर वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, स्पेसेस है, भले हमें दिखता नहीं है ऐसे स्पेसेस, पर वो स्पेसेस हमारे सॉल्यूट के लिए इनफ होती है कि वो उन स्पेसेस को जाके फिल कर दे, और वो होता है डिसॉल्व कहलाना। पर एक समय आएगा ऐसा कि सारे सॉल्यूट की स्पेस, सॉल्वेंट की स्पेसेस खत्म हो जाएंगी, जहां वो स्पेसेस खत्म, नाउ नो मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व। समझ रहे हैं क्या, हाँ, उसी सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, जब तक डिसॉल्व कर पा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। जब तक डिसॉल्व कर पा रहे हैं क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये लिखिए डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अंडरलाइन करो जल्दी से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अंडरलाइन कर लो। ये हमारा पहला टाइप हो गया। ठीक है, किस बेसिस में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस में। अगर आप और लिमिट, आप लिमिट तक पहुंच चुके हो, अब और सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड लाइन में लिखो, a solution in which, a solution in which, a solution in which the amount of solute is less than, a solution in which the amount of solute is less than the saturation level, a solution in which the amount of solute is less than the saturation level, a solution, a solution in which the amount of solute is less than the saturation level is called unsaturated solution, is called unsaturated solution। यहां पे unsaturated solution को अंडरलाइन कर लेना, is called unsaturated solution। यानी कि इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, हाँ या ना। अगर ये अपनी हाईएस्ट लिमिट तक नहीं पहुंचा है, मतलब देयर आर स्टिल स्पेसेस लेफ्ट,
सॉल्वेंट में अभी भी स्पेसेस बची है जहां पे आपका सोल्यूट जाकर डिसॉल्व हो सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है उन स्पेसेस को। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में थर्ड डेफिनेशन। अभी आपने क्या लिखा कि जहां पर सोल्यूट इज लेस देन दी सैचुरेशन लेवल, अब क्या लिखोगे? लेस मोर देन दी सैचुरेशन लेवल। पूरा डेफिनेशन सेम रहेगा, बस लेस देन की जगह क्या हो जाएगा? मोर देन दी सैचुरेशन लेवल। उसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिख लो डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन इन विच, हो पाएगा? लेस की जगह मोर देन दी सैचुरेशन लेवल लिखना है, इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये तीन टाइप के हमारे सॉल्यूशन हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने डिसॉल्व किया है ना, उसके हिसाब से। क्लियर है ये? चलो एक नोट में सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, नोट करके लिखो। नोट में सॉल्युबिलिटी हेडिंग डाल लो, उसका डेफिनेशन लिख लेना। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, समझते हो? सॉल्युबिलिटी का मतलब कोई चीज डिसॉल्व हो रही है उसको सॉल्युबल बोलते हैं, कि दिस थिंग इज गेटिंग डिसॉल्व इन दिस सॉल्वेंट। पर सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, सुनो इधर, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी या उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। देखो ऐसा थोड़ी ना कि एक गिलास पानी में जितना चम्मच आप नमक घोल पा रहे हो उतना ही चम्मच शक्कर भी घोल पाओगे। दोनों के मॉलिक्यूल का साइज अलग अलग है ना भाई। शक्कर के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है और नमक के मॉलिक्यूल का साइज छोटा है। शक्कर बेसिकली आपका बेसिकली क्या होता है, शक्कर इज सी, नहीं वैसा साइज नहीं बोल रहा हूं मैं, C12H22O11, और नमक क्या होता है, NaCl। तो कितने सारे एटम्स हैं इसमें, तो उसका साइज बड़ा होगा। तो जरूरी नहीं है कि एक ग्लास पानी में, जिसमें अगर आपने 100 ग्राम पानी लिया है, 100 ग्राम पानी लिया है, अगर हो सकता है उसमें 25 ग्राम नमक डिसॉल्व हो रहा होगा। ओए, उसमें अगर 25 ग्राम अगर नमक डिसॉल्व हो रहा होगा, तो हो सकता है शुगर सिर्फ 10 ग्राम ही हो रही होगी। ये होती है उन दोनों की क्या, सॉल्युबिलिटी। तो इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखो इसकी सॉल्युबिलिटी की, हाइफन डाल करके। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved in, the amount of solute which can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एक पर्टिकुलर एक क्वांटिटी तो लेना पड़ेगा। इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, the amount of solute which can be dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature, at a given temperature, at a given temperature is called its solubility, is called its solubility. The amount of solute which can be dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature is called its solubility, is called its solubility। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी सेम होगी पानी में, सबका अपना अलग अलग सॉल्युबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल दे हैव। ठीक है, एग्जांपल लिखो, एक एग्जांपल, एग्जांपल, solubility of NaCl in water is, solubility of NaCl in water is, solubility of NaCl बोले तो नमक जो हम खाते हैं, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, है ना, हाँ टाटा सॉल्ट। ठीक है, तो solubility of NaCl, NaCl in water is 46 gram, 46 gram, 46 gram at 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं अपन, है ना। पर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा, लेट से आपने टेम्परेचर बढ़ा करके 40 कर दिया, गर्म पानी ले लिया, 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो उस केस में ये सॉल्युबिलिटी बढ़ के 46 से ज्यादा होगी, हो सकता है 50-60 ग्राम के आसपास चला जाए। ठीक है,
तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के अपन सबकी सॉल्युबिलिटी नापेंगे, तभी आप कंपेयर कर सकते हो ना कि हाँ इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी। हाँ, कम रखने में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे आपको मैंने दिया ठंडा पानी, इनको दिया गर्म पानी, तो 25 डिग्री में अगर 46 ग्राम डिजोल्व हो रहा है, अगर मैंने आपको ठंडा पानी दिया मतलब उसका टेम्परेचर और कम है, 10-20 डिग्री होगा, तो वो 46 से कम होगा और कम हो जाएगा, 30-35 ग्राम ही आप डिजोल्व कर पाओगे। और इनको गर्म पानी दिया तो इनका 46 ग्राम से ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चलो नेक्स्ट लाइन डालना इसी में, सॉल्यूशन में ही, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका मीनिंग समझना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, आम भाषा में हम सीधा बोल देते हैं ना कि जैसे आपने 1 चम्मच शक्कर डाला 1 गिलास दूध में, किसी ने 2 चम्मच डाला, तो जाहिर सी बात है जो 2 चम्मच डालेगा उसका दूध जो ज्यादा मीठा होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा डाला हुआ है। इसको अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दोनों में ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है सॉल्यूट में? सेकेंड वाले में, यानी कि उसका कंसंट्रेशन फर्स्ट वाले से ज्यादा है। ये होता है कंसंट्रेशन का मतलब। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, आपने कितना सॉल्यूट ऐड किया है वो डिफाइन करता है आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। अब इसको 2 तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं, एक होता है मास परसेंटेज और दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब अगर आप चीजें लिक्विड वाली लिए हो तो आप ml और लीटर में लिखोगे चीजें कि हमने इतना लीटर पानी में इतना लीटर ये डिसॉल्व कर दिया, तो वहां पे चीजें वॉल्यूम में है। और अगर आप मासेस लोगे तो हम मास का रेशियो निकालते हैं और उसको बोलते हैं मास परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व किया है 90 ग्राम पानी में, ये सिचुएशन है हमारी। आपने 10 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व किया है किसमें? 90 ग्राम वाटर में। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। आप परसेंटेज कैसे निकालते हो? आप लोग को आता है परसेंटेज निकालने? मतलब अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके लेट्स से मार्क्स देखते हैं अपन, मैथ्स में फॉर एग्जांपल 80 आए, साइंस में लेट्स से 90 आए, है ना, फिर हिंदी में लेट्स से आपके 80 आए, फिर आपके एसएसटी में लेट्स से 75 आए, है ना, और संस्कृत ले लेते हैं, संस्कृत में आपके लेट्स से 95 आए। ठीक है, ये टोटल कुछ आएगा आपका ग्रैंड टोटल आउट ऑफ कितना? 500। आउट ऑफ 500 आपका कुछ ग्रैंड टोटल आएगा ना, और उसी को डिवाइड करोगे इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। यस और नो? ऐसे करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, ऐसे निकाला जाता है ना। अब अगर मैं बोलूं कि इनमें से ये बताओ कि मैथ्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, आपके टोटल परसेंटेज में मैथ्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप क्या करोगे? मैथ्स के मार्क्स को डिवाइड करोगे टोटल मार्क्स से, 500 से नहीं, मैं आपके परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन पूछ रहा हूं उसका। तो 80 मार्क्स आउट ऑफ योर ग्रैंड टोटल इनटू 100 विल बी द परसेंटेज ऑफ मैथ्स। कितना परसेंट मार्क्स आपका मैथ्स में आया है। इन द सेम वे, अब अगर मुझे इन दोनों में निकालना है कि सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है सॉल्यूशन में, तो आप क्या करोगे? परसेंटेज, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, जिसका परसेंटेज निकालना है उसके मास को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, क्योंकि वो डलने के बाद तो सॉल्यूशन बन चुका है ना। एम आई क्लियर? अगर आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया तो वो तो सॉल्यूशन बन चुका है, तो अब वो सॉल्वेंट तो ना रहा। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारा मास परसेंटेज का क्या होता है? फॉर्मूला। मैं लिखवा दूंगा फॉर्मूला भी, है ना। तो अब इसका मैं अगर मास परसेंटेज निकालूं तो क्या लिखेंगे? ऊपर 10 अपॉन, नीचे क्या आएगा? है अरे 90 है वो, हाँ 100, 90 प्लस 10। इसको मत भूल जाना, जनरली ये मिस्टेक होती है हमसे कि हम सीधा नीचे क्या ले लेते हैं? 90, क्योंकि क्वेश्चन में 100 तो कहीं दिया ही नहीं है, एक 10 दिया और एक 90 दिया है, पर वो किसके किसके मास दिए हुए हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। पर सॉल्यूशन क्या होता है? दोनों का मिक्सचर। तो 90 प्लस 10 यानी कि 100 इंटू 100, 100 कितना आया आंसर? 10%। ऐसे हम डिनोट करते हैं कि दिस इज एक्चुअली, इतना नहीं लिखते अपन कि 10 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अपन सीधा बोल देते हैं ये 10% सॉल्यूशन है। क्या बोल देते हैं? तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि 10% सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कि अगर पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है
तो उसमें से 10 ग्राम सॉल्यूट है, 90 ग्राम सॉल्वेंट है। अगर आपको इसी टाइप के सॉल्यूशन का मैंने 1000 ग्राम दे दिया तो आप बोलोगे सर 100 ग्राम सॉल्यूट है और 900 ग्राम सॉल्वेंट है। ये होता है इसका मीनिंग, 10% का मीनिंग। आप समझे क्या? तो सेम चीज अगर अपन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? वॉल्यूम परसेंटेज। पर उस समय में आपकी चीजें किसमें दी होनी चाहिए? वॉल्यूम में, एमएल में, लीटर में, मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखते हैं। इसका डेफिनेशन लिखना, हेडिंग डाल, क्या डाले हो? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसमें हाइफन डाल के लिखो। It is the amount of solute. It is the amount of solute. It is the amount of solute. It is the amount of solute present in a solution. It is the amount of solute present in a solution. Amount of solute present in a solution. क्योंकि कभी भी जब दूध ज्यादा मीठा हो जाता है तो अपन ऐसा नहीं बोलते कि दूध कम लिए अपन, हम ये बोलते शक्कर ज्यादा डल गई है। दूध तो हमको एक गिलास ही पीना था, शक्कर आपने ज्यादा डाली तब तो मीठा हुआ ना। अब तो वो ग्लास पूरा भर चुका है, जगह भी नहीं है दूध डाल के थोड़ा उसको बैलेंस करने की। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अब पर उसका तरीका सही करने का वही है कि आप और दूध ऐड कर दो उसमें, ताकि जो ज्यादा मीठा हो गया वो क्या हो जाए? कम हो जाए, उसकी मिठास थोड़ी सी कम हो जाए बाय एडिंग मोर मिल्क। देखिए शक्कर तो डिजॉल्व हो चुकी है, उसको तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो क्या लिखे? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। इट कैन बी मेजर्ड इन, इट कैन बी मेजर्ड इन, it can be measured in, it can be measured in two common ways. It can be measured in two common ways. It can be measured in two common ways. First लिख लो A डाल के, mass percentage, mass percentage, mass percentage। इसमें हाइफन डाल के लिखो। It gives mass of solute, it gives mass of solute, it gives mass of solute per 100 mass unit of solution. It gives mass of solute per 100 mass unit of solution. Mass of solute per 100 mass unit of solution. Full stop. It is expressed as, formula लिखेंगे, 100 mass unit of solution. Solvent मत लिख देना। It is expressed as, formula लिख लीजिए, it is expressed as mass percent of solute is equals to mass of solute upon mass of solution into 100। क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए into 100 किए। नहीं करोगे तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा पॉइंट में, 0 पॉइंट समथिंग, 1 से छोटा ही आएगा आंसर। हाँ या ना? अभी जैसे पीछे वाले केस में नहीं किया होता तो क्या आता? 0.1 आता। आप क्या करते? 10/100 करते। इंटू 100 नहीं करोगे तो क्या आएगा आंसर? 0.1। तो ये फ्रैक्शन में हो गया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसी को मैं क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 10%। ठीक है, 10%। लिख लिया फॉर्मूला? चलो सेकेंड वे लिखना, वॉल्यूम परसेंटेज, डी, वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? वॉल्यूम परसेंटेज में। लिख लो आइफन डाल के, वॉल्यूम परसेंटेज का डेफिनेशन, इट मींस द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन, it means the volume of solute in milliliters, ml, short form में ml बोलते हैं मिलीलीटर को। it means the volume of solute in milliliters present in
100 ml of the solution, ml मतलब मिलीलीटर ही है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml present in 100 ml of the solution, present in 100 ml of the solution. क्योंकि देखो 100 का ना परसेंटेज निकालना आसान होता है, 100 का 1% 1 होता है, 100 का 3% 3 होता है, 100 का 11% 11 होता है, ठीक है। तो अगर कोई 11% सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि उसके 100 ml सॉल्यूशन में 11 ml सॉल्यूट है और बाकी कितना बचा, 89 ml सॉल्वेंट है। ये होता है इसका मीनिंग। 100 के हिसाब से आप कैलकुलेशन इजी हो जाता है। कभी भी अगर आपको बोला है, कोई परसेंटेज दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ योर सॉल्यूशन इज 35% बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml क्या है मेरे पास सॉल्यूशन, तो 35 ml सॉल्यूट है, बचा हुआ 65 ml सॉल्वेंट है। ये होता है इसका मीनिंग। और ये अगर मास के रेस्पेक्ट में होता तो बाय वॉल्यूम ना होके बाय मास लिखा होता तो 100 ग्राम में 35 ग्राम सॉल्यूट है, 65 ग्राम सॉल्वेंट है, ओवरऑल 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो इसका भी। फॉर्मूला यही, मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, दोनों लिख लो। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इंटू 100 करना मत भूलना, है ना। अरे इंटू 100, देखो देख के ही बोल रहा हूं, इंटू 100 करना मत भूलना। कहां है, तो नीचे क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, ऊपर हो रहा ना। पहले आप इसका फ्रैक्शन निकाल लो, इंटू 100 कर दो, है ना। ठीक है, उसमें भी फॉर्मूले में नीचे मल्टीप्लाई किया है क्या, दिखा। अरे यहां लिख भी रहा हूं उसके बाद भी, और पहली बेंच पे बैठे हैं भाई साहब। चलो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, अ गिवन सॉल्यूशन, लिखो लिखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबर में, है ना। क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एक। अ गिवन सॉल्यूशन कंटेन्स, अच्छे से लिखना क्वेश्चन, आप लोग बनाएंगे क्वेश्चन को, है ना। अ गिवन सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम 30 सॉरी 40 ग्राम 40 ग्राम ऑफ शुगर। A given solution contains 40 gram of sugar in 320 gram of water. In 320 gram of water. Full stop. Calculate the concentration of solution. Calculate the concentration of solution. Calculate the concentration of solution. सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। क्या है गिवन है आपको, मास ऑफ शुगर, यानी कि क्या दिया है, सॉल्यूट का मास कितना है 40 ग्राम। फिर मास ऑफ वाटर, जो कि क्या है हमारा सॉल्वेंट, कितना है 320 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाँ ऐड कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 40 प्लस, अरे इन दोनों को मिलाओगे तब तो सॉल्यूशन बनेगा ना। यस और नो, ये समझ में आया कि नहीं सबको, पक्का 100%। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट 40 ग्राम है, सॉल्वेंट 320 ग्राम है, ऐड करेंगे कितना आएगा 360 ग्राम। ठीक है, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, मास ऑफ क्या सॉल्यूट अपॉन नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या लिखेंगे ऊपर, ऊपर क्या आएगा 40, नीचे
360, 320 मत कर देना, ये कॉमन मिस्टेक है, सुन रहे हो क्या? ये कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करोगे एग्जाम में, नीचे सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट लिख दो गलती से, इनटू 100। ठीक है, तो ये एक एक जीरो कैंसिल कर देंगे, कितना आया? 400/36, या फिर 100/9, 100/9, हाँ, 11.1%, 11.1%, 11.1। इसका खुद में मीनिंग क्या है समझना। इधर इधर देखो एवरीवन, अगर आपको बोल दिया जाए कि 11.1% सोल्यूशन है मेरे पास, इसका मतलब क्या होगा? हर 100 ग्राम में 11.1 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है। और बचा हुआ कितना? 88.9 ग्राम सॉल्वेंट है। समझ गए मीनिंग? मीनिंग समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, और उसको मीनिंग समझना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो। ये क्वेश्चन में कोई किसी को डाउट? पक्का? अमन, नमन, हाँ, 40, 320 + 40। चलो लिखो क्वेश्चन। A solution contains 30 gram of common salt. A solution contains 30 gram of common salt dissolved in 30 gram of common salt dissolved in 350 gram of water. A solution contains 30 gram of common salt dissolved in 350 gram of water. Full stop. Calculate the concentration of solution. Calculate the concentration of solution. एक और लिख लो साथ में, फिर दोनों को एक साथ बनाना। If 55 gram of salt are present in, if 55 gram of salt are present in, if 55 gram of salt are present in 550 gram of solution, if 55 gram of salt are present in 550 gram of solution, है ना? What is the concentration of the solution? What is the concentration of the solution? दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या क्या दिया है उसको लिखो, फॉर्मूला लिखो, और वैल्यू पुट करके आंसर बताओ। कोई बताएगा नहीं आंसर, अपने से करो जल्दी जल्दी। फॉर्मूला सेम यूज करना है हमें, है ना? ऊपर आएगा मास ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा मास ऑफ सोल्यूशन। बनाना नमन, क्या सोच रहा है? जिनको डाउट आ रहा है एक बार पिछला क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्या था पिछले क्वेश्चन में? 40 ग्राम सॉल्यूट था 320 ग्राम पानी में, और अब वाले में बस नंबर तो चेंज किए हैं, ऊपर वाला तो सेम है ना? मतलब क्वेश्चन ऊपर 40 था, यहाँ कितना ले लिए हैं? 30, और ऊपर 320 था, यहाँ कितना लिए हैं? 350 ग्राम ऑफ वाटर। दोनों वेरी गुड, ठीक है।
क्या क्या दिया है? मास ऑफ सोल्यूट इज 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 350। क्या अपॉन क्या किए हो? 30/380। हाँ, 30/380 इंटू 100। अपना 666 into 100 आया, मतलब और काट लो। कितना रहा प्रतीक पहले वाले का? करो करो। और सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? सॉल्यूशन डायरेक्टली दिया है, ऐड करने का जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूले में डाल दो। 10% आएगा ना भाई। 550 का 55 क्या होगा? 10%, है ना? देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू 30/380 इंटू 100। ये 0 0 कैंसल, ये कितना आएगा? 300/38। ये आएगा आपका 7.89%। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 7.89%। देखो सॉल्व भी करके दिखा रहा हूं यहाँ पे। 300 को डिवाइड कर रहे हो आप 38 से, तो 7 टाइम्स हो जाएगा। देखो 7 इज 56 का 6 कैरी 5, 23, 21 प्लस 5 इज 26। ठीक है, रिमाइंडर बचा आपका कितना? 34 रिमाइंडर बचा। एक पॉइंट लेके 0 नीचे लेगा, 340। ये जाएगा 8 टाइम्स में, ऐसे ही 7.89% आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। और सेकंड में 10%। सेकंड तो बहुत इजी था, 55/550 इंटू 100। तो ये आपका कैंसिल हो गया 1 टाइम में, ये 10 टाइम में, और एक एक 0 कैंसिल, क्या बचा? 10%। समझ गए क्या? विदाउट लावण्या क्या क्या कुछ नहीं समझ में आया कि नहीं? पीछे बना है ना? तो बस ये ध्यान रखना है, देखो सॉल्यूट का मास तो हरदम दिया रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास दिया है कि सॉल्यूशन का दिया है। फॉर्मूला तो हर बार सॉल्यूट अपन सॉल्यूशन ही है ना? फॉर्मूला में क्या है? हमेशा सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। बस आपको फॉर्मूले क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से कि हमें सॉल्वेंट का मास दिया है कि सॉल्यूशन का मास डायरेक्टली दे दिया है। अगर सॉल्यूशन का मास डायरेक्टली दे दे तो अच्छी बात है, सीधा डिवाइड कर दिए। और अगर नहीं दिया तो फिर ऐड किए ना, यहाँ पे अपन क्या किया? 350 प्लस 30 कितना आया? 380। कहाँ ध्यान है तेरा बार बार? इधर उधर यही देखना है बोर्ड में। 350 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 380। तो 30 डिवाइड बाय 380 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 7.89%। क्लियर है ये? ठीक है, चलो नेक्स्ट साइन डाल के छोड़ दो, अब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। सस्पेंशन का हैंड डाल के छोड़ दो। सस्पेंशन, सस्पेंशन, सस्पेंशन और कोलाइड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन, है ना? सस्पेंशन, जैसे सॉल्यूशन एक हो गया हमारा, ये किसका टाइप है? सस्पेंशन हेट्रोजीनियस के दो टाइप में लिखे थे ना अपन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। सस्पेंशन एंड, इन दोनों को पढ़ेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास। सॉल्यूशन इतना ही था हमारा, ठीक है? चलो थैंक यू।